हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई। अहंकार और पाखंड के इस सम्मिश्रण को जमीन पे धूल चटाने इस पीढ़ी ने काम किया है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हर पीढ़ी अपनी तरह से अपना आगाज करती है और भारत में इस पीढ़ी ने, वर्तमान पीढ़ी ने अपना आगाज किया है। उसने बताया कि हम हैं, हम आ रहे हैं, और जिस तरीके से आ रहे हैं उसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि हमारे आने की धमक सरकार आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। हम इस देश के हैं और देश हमारा है। हम इस देश के लिए हैं और सरकार जिसका काम नीतियां बनाना है, अगर कहीं पर हमें कोई चीज खटकेगी तो फिर हम उसके हिसाब से अपना हक ले लेंगे। केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को मान लिया है। इसके साथ ही सीजेपी ने 1 महीने से ज्यादा के समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार के साथ 3 राउंड की बातचीत के बाद, बैठक के बाद शनिवार को यह फैसला लिया गया। सीजेपी प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बातचीत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं। हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे तुरंत प्रभाव से शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन वापस ले लें। इससे पहले आज देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई। हम सबके सामने जब नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस इस्तीफे को लेकर पिछले 35 दिन से छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, अब वो इस्तीफा सामने आ चुका है। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि वो देश के युवाओं की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य किसी भी तरह के विवाद में उलझे। इधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने इसे छात्रों की जीत बताया। उनका कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब उनकी मांग है कि जिन छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या की, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस हों और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई सवाल भी खड़े हुए। पहला सवाल, क्या यह इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला है या बढ़ते जन दबाव का असर है? दूसरा सवाल, अगर परीक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई तो क्या सिर्फ मंत्री का इस्तीफा काफी है या पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए? जिन 47 लोगों को बर्खास्त किया गया है उनमें ज्यादातर संविदा पर थे, इसलिए यह मत सोचिए कि वो 47 लोग बर्खास्त किए गए। सब संविदा पे थे, टेम्परेरी थे, सब समय से पहले हटा दिया, बस इतना ही है। तीसरा सवाल, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई और परीक्षा दोबारा कराने के बाद भी क्या देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस लौट पाएगा? क्या यह छात्रों के आंदोलन की जीत है या सरकार का डैमेज कंट्रोल है? अगर पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा रद्द करनी पड़ी तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी, तो आखिरकार मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे मामले की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? और एक बड़ा राजनीतिक सवाल यह भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज संयोग है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संवाद और जवाबदेही वाले बयान के कुछ ही घंटों के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ गया, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले वो बयान जिससे इस चर्चा को आधार मिलता है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है।
सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। रिटेलिटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए। उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं CJP के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाए, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए, और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है कि भारत की जनता भारत की या अपने प्रदेश की सरकार को चुनती है, और आप जब किसी को चुनते हैं तो फिर उसकी जवाबदेही भी तय करते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब किसी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ हो या किसी सरकार को इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ा हो। बड़ी चीज यह है कि जिस बात को लेकर के सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, आज सरकार ने यह साबित कर दिया
कि जनता के आगे, जनता के सामने, जनता से बड़ी ताकत इस देश में और कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं जनता के लिए ही हैं। इतनी बात तो आज एक बार फिर से इस्टेब्लिश होती हुई नजर आती है। अब इससे आगे जो हमने सवाल उठाए थे उस पे चलते हैं। हमारे साथ में अशोक सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, मैं आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। ये जिस तरीके की स्थिति बनी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये समस्या का समाधान है, सरकार के लिए एक सुगम रास्ता है, या फिर ये जन दबाव है, या फिर जो मोहन भागवत ने सुबह कहा और उसके कुछ घंटों के बाद ये इस्तीफा हुआ, आरएसएस का इशारा है? क्या है ये इस्तीफा? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलें। देखिए शेखर जी, ये उनके लिए परेशानी हो सकता है जो महारानी के कोख से पैदा हुए हो। हम तो 60-70 सालों तक विपक्ष में रहे, लोगों की समस्याओं के लिए लड़े, संघर्ष किया और फिर सत्ता में आए। तो ये जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसके सहारे जिन युवाओं ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को सत्ता पे बैठाया है, अगर वो एक मंत्री का, वो जिनका आदेश होगा, तो हम लोग और भी कईयों का इस्तीफा दे देंगे। यहाँ अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। अहंकार तो मुझे लगता है कि उन लोगों को है जो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। भाई ये तो मामला भारतीय छात्रों का और सरकार का है। सरकार ने कहा कि उनकी ये डिमांड थी कि भाई आप इस्तीफा दिला दीजिए। मंत्री ने अपने विवेक के अनुसार पहले इस्तीफा दे दिया। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये हो सकती है टाइमिंग का हो कि भाई पहले देना चाहिए, बाद में देना चाहिए, ये देना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है। और जब सोनम वांगचुक से मिलने गए थे वेदांता हॉस्पिटल में, तो उस समय सोनम वांगचुक जी ने भी कहा था कि 2 विषयों पे सरकार से हमारी सहमति बन गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात चल रहा है और सही समय पे, उचित समय पे ये निर्णय लिया जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वतः ही इसको निर्णय लिया। और उसने एक बात और कही शेखर जी, धर्मेंद्र जी ने, उन्होंने कहा कि चूंकि ये युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इस मौके को कोई गलत लोगों के हाथों में न चला जाए, अराजकता तत्व लोग जो वहां पे थे वो लोग उसका फायदा न उठा ले, इसलिए हम भारतीय छात्रों के हित में अपना ये इस्तीफा सौंप रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि छात्र यहाँ आंदोलन से हटके अपनी पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे। ये भारत सरकार के जो अपने मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, अशोक जी इस्तीफे में लिखा है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। मतलब भारतीय जनता, ऐसा थोड़ी है कि हम सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो आज बिल्कुल सारी चीजें वैसी हो गई। लेकिन मेरे जहन में ये भी चीज है, वो ठीक है मंत्री जी अपना इस्तीफा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो कहेंगे ही, अपनी बात को उन्होंने रखा है। लेकिन सवाल इस बात का कि धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी 35 दिन तक जिस तरीके की स्थिति बनी, मोदी सरकार तो बहुत ही त्वरित फैसलों के लिए जानी जाती है। आपका तो जो क्विक रिस्पांस टाइम है वो तो बहुत बेहतर होना चाहिए। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 35-40 दिन तो उधर चलता रहा। वांगचुक साहब पहुंच गए अस्पताल, 9-20 दिन तो करीब उनका मतलब भूखे ही रहे। वो उनका जो हंगर स्ट्राइक थी वो चलती रही। 9 किलो वजन कम हो गया, आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ा। तो एक चीज तो यह है। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान में ऐसे क्या खास गुण हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो आंदोलन आज हुआ। इससे पहले यूजीसी वाले मामले पे आपकी पूरी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था और वो मामला अदालत में है। मतलब वो चले गए इस्तीफा देके, वो बात अलग है। फांस छोड़ गए आपके लिए, अभी वो खत्म थोड़ी हुआ है मामला।
देखिए शेखर जी, अब आपने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान जी में ऐसा क्या। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी विद्यार्थी परिषद में रह के छात्र राज की राजनीति करके ही यहाँ तक आए और वो बीजेपी के युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में लगातार कई मंत्रालयों के मंत्री रहे, अभी वो शिक्षा मंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनमोल कार्यकर्ता है, नेता ही नहीं बिल्कुल कार्यकर्ता भी। ठीक है, मान लिया हमने इस बात। ये कहना कि भाई इनमें क्या था उनमें क्या था, नहीं, हम आपकी बात से सही ठीक है। देखिए आपकी पार्टी के लिए वो निष्ठावान कार्यकर्ता हो सकते हैं, उन्होंने संघर्षों से यहां तक पहुंचना, मतलब राजनीति में जो सफर तय किया, दैट इज ओके, आई एम विद यू। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई, वो कभी यूजीसी पे फंसा रहे हैं, कभी छात्रों का ये नीट का पर्चा लीक हो रहा है, 24 में भी लीक हुआ, आप कानून लेके आए, अब आप 27 तारीख को फिर से एक कानून उसको और ज्यादा सख्त बनाएंगे। भैया जिस आदमी को इंप्लीमेंट करना है, जिसको, ये तो सरकार के हनक की बात है। नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, तभी तो लोगों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। हमें देखिए शेखर जी, ये स्वीकार करने में कहीं भी 1% भी मलाल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता किस हिसाब से किसको चुनती। अगर जनता ने हमको यहाँ बैठाया है तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। जब देश, और आपको याद होगा, आप जितने भी चुनाव हुए, चाहे 14 का हो या 19 का हो या 24 का हो, जब चुनाव हुआ उसमें देश के युवाओं का, जो 18 से लेकर 25 साल के थे, उनका सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जब मैं ये कहूं कि भाई ये कौन से युवा थे, कैसे युवा थे, कौन सी पार्टी के थे, वो हम कहीं क्या सोच वाले थे, ये कोई मतलब नहीं है। वो कुल मिला के छात्र का एक मांग था और छात्रों के प्रति सरकार पूरा वो विश्वास रखती है, अपने साथ रखती है। और हम तो ये कहते हैं कि ये हार और जीत नहीं, ये हमारे मोदी जी का और छात्रों का प्रीत का जीत है, हमारा उनके साथ प्रीत है, इसमें हार और जीत का कहीं कोई फर्क नहीं है पड़ता है। चलिए ठीक है, आज बीजेपी के सुरों में विनम्रता है। अशोक जी बहुत तसल्ली के साथ में और बड़ी मजबूती के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं, ये बात सही है। देखो सरकार झुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बात का जश्न वो छात्र भी मना सकते हैं जिनकी बात मानी गई, देश में जो छात्र नहीं शामिल हो पाए वो भी मना लें, विपक्ष भी खुश हो सकता है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि सरकार अपनी तरह से अपने निर्णय लेती है, उसको जब लगा तब उसने निर्णय लिया, उसका प्लस और माइनस आगे चर्चा में हम उनसे देखेंगे। ये नफा नुकसान अगले चुनाव में भी वहां तक मामला जाता है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा इनको चुनाव में नहीं जाना है, पार्टी को जाना है। रत्ना पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो इस्तीफा हुआ उसमें हमने ये देखा कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर जंतर मंतर नहीं गया। छात्रों का समर्थन पहले दिन से था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कोई भी नेता जंतर मंतर नहीं गया। अस्पताल गए राहुल गांधी, अस्पताल जाने के बाद उन्होंने कहा कि हां मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूं। वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ गए, वहां धरना प्रदर्शन हुआ, एक पूरा वहां पर, उस दिन भी आप हमारे साथ में थी, पूरा एक वहां पर आंदोलन जैसा माहौल बना। दो चीजें हैं, एक तो यह कि कांग्रेस का समर्थन था आंदोलन को, लेकिन जंतर मंतर से बची कांग्रेस। दूसरी चीज यह कि आज इस्तीफा सब मांग रहे थे, विपक्ष भी मांग रहा था, कांग्रेस भी मांग रही थी। तो इसमें जीत किसकी है, विपक्ष की या उन छात्रों की, या फिर आपको मतलब कुछ तो क्रेडिट आपके खाते में जाना ही चाहिए, तो वो हिस्सा कौन सा है? मैं कहूंगा तो पता नहीं चलेगा, आप बता दीजिए इस पूरे केक में वो क्रेडिट का हिस्सा आपका कौन सा है जिसे कांग्रेस को लेना भी चाहिए। अच्छी बात है जी। आप सभी को नमस्कार के साथ ढेर सारी बधाई देना चाहती हूं। भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई है, गांधी भारत में जिंदा है, ये मेरे देश के नौजवानों ने आज दोबारा दिखा दिया। तानाशाही जो 12 साल से नफरत और डर की राजनीति भारत में करना चाहती थी, उन सभी को करारा जवाब मेरे बच्चों ने देने का काम किया है। और इसका क्रेडिट निसंदेह भूरी भूरी प्रशंसा के साथ मेरे देश के नौजवान छात्रों को है, उन्हें जिन्होंने बहुत शालीनता, नॉन वायलेंस के साथ इस पूरे अभियान को चलाया।
आपने कहा कि राहुल जी ने जंतर मंतर जाकर सहयोग नहीं किया। राहुल जी, ये पूरा शुरू हुआ जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जब दीपके ने इसको अपने तरीके से लॉन्च किया। दीपके उसको अपनी तरीके से चला रहे थे। उसके पहले से राहुल जी लगभग 2 साल से शिक्षा की अव्यवस्थाओं को बार बार उजागर करते रहे, और हमारा एक विशेष प्रोग्राम छात्रों की गूंज पिछले 4 महीने से चल रहा है। देश के विभिन्न शहरों में, जयपुर में हुआ, देहरादून में हुआ, प्रयागराज, मुंबई, नागपुर, कई जगह पर हुआ, कंटिन्यूअसली हो रहा है, और लाखों छात्रों से डायरेक्ट टच में थे राहुल जी। लगातार छात्रों की मांग को उठाया जा रहा। हाँ, प्लेटफॉर्म अलग था, वो दीप के अपने तरीके से कर रहे थे। हम पिक्चर में, जैसा कि आपने कहा, तब लीड लिया राहुल जी ने जब अहंकारी सत्ता ने 20 जुलाई के काले दिन मेरे देश के बच्चों को सड़कों पर घसीटा। पैलेट गन, शॉट गन, आंसू, गैस के गोले, पानी की बौछारें करी। तब एक मजबूत विपक्ष नेता की तरीके से राहुल जी की जिम्मेदारी बनी कि इन बच्चों को साथ की जरूरत है। और अगले दिन वो उन घायलों से मिलने, आपने बताया ही, राम मनोहर लोहिया गए, बच्चों के आंसू पोंछे, माँ बाप को तसल्ली दी कि हम बच्चों की मांग को प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी सदन छोड़ के चले गए, और ओम बिरला जी ने इतना आपत्तिजनक जवाब दिया कि मैं सरकार से पूछकर इस विषय पर वार्ता करूंगा। तब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को मजबूती से निभाते हुए मेरे नेता प्रधानमंत्री जी से मिलने उनके घर जाना चाहते थे, उन मांगों को लेकर जो देश का युवा प्रधानमंत्री को देना चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रास्ते में रास्ता रोक दिया, और सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका, मेरे नेता को सड़कों पर घसीटा। उसके बाद भी राहुल जी ने खुले रूप से बच्चों के साथ रहने का जो प्रण लिया, वो उसको हमेशा निभाते रहे। अभी थर्सडे भी जब हम 30 जनवरी जा रहे थे, आपको पता होगा, एक तानाशाही फरमान थर्सडे को निकाला गया था कि सीपी को 4 बजे बंद, 5 बजे बंद कर दिया जाए, और बंगाल और कई जगह से सीआरपीएफ इकट्ठी की जाने लगी। बहुत एनडीएमसी में इंटरनेट बंद कर दिया गया। कुल मिला के दिल्ली में इमरजेंसी लगाने जैसे हालात पैदा हो गए। छात्रों की सुरक्षा को संकट पैदा होने लगा, तो मेरे राहुल गांधी जी दोबारा सड़कों पर उतरे, और 30 जनवरी जाने के बहाने उन्होंने पूरे दिल्ली में घूम घूम कर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करी। वरना उस दिन की रात बेहद काली रात रची जा चुकी थी। तो मैं बार बार कहूंगी, क्रेडिट सिर्फ उन बच्चों को देंगे जिन्होंने साहस के साथ अपने मुद्दे को जिंदा रखा, अपने अधिकार और अपने संघर्ष के लिए खड़े रहे, नॉन वायलेंटली खड़े रहे। लेकिन हाँ, मेरे नेताजी ने के साथ उन्हें मजबूती से सपोर्ट किया, और उनकी सुरक्षा का भरपूर इंतजाम जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी है, उसको निभाया है। तो मेरे नेता का रोल जरूर इसमें शामिल है जो बच्चों की जीत हुई। ठीक बात है, और आगे भी इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, क्रेडिट आपने बच्चों को दिया है। ये मेरे ख्याल से जो बच्चे जुड़े होंगे उन्होंने भी समझा होगा कि कांग्रेस किस तरीके से उनको क्रेडिट दे रही है, लेकिन एक राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी चीजों को सामने रखता है क्रेडिट देने के बाद भी, ये भी रत्ना जी से सीखा जा सकता है। अच्छी बात है रत्ना जी, इन बच्चों को ये भी सीखना है। यही आएंगे कल, भाई किसी दिन तो सब रिटायर ही होने वाले हैं। कपिल जी भी हमारे साथ में, ठीक बात है। अब कपिल जी के पास चलते हैं। कपिल जी तो जंतर मंतर से लेकर के और क्या कहते हैं पीएमओ तक, 7 लोग कल्याण तक दोनों ही जगह दिखे, और डिंपल जी भी वहां पर हमें जंतर मंतर पर दिखी थी। तो आज इस चीज को कैसे सेलिब्रेट कर रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि ठीक है, छात्रों की जीत है, यही क्रेडिट आप भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी खुशी इस समय भारत के विपक्ष को हो रही होगी, मुझे लगता है कि शायद छात्रों को भी उतनी नहीं हो रही होगी। क्योंकि जब किले की एक ईंट निकलती है तो फिर वो किला फतह करने वाली स्थिति ही सामने दिखती है। तो कुछ ऐसा होगा, मतलब पीडीए, मतलब 2024 के नतीजों के बाद 27 जब सामने खड़ा हो और किले की एक ईंट निकल जाए, तो कपिल जी इसकी व्याख्या तो बनती है। शेखर भाई, बड़ी देर से देश की आंखें लगी थी और इस्तीफा आते आते हुजूर बहुत देर करी, और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हम इस देश के
विद्यार्थियों को, युवा शक्तियों को, इस देश के उन गार्जियंस को, इस देश के उस जेंजीस को, इस देश के अल्फा को इस आंदोलन के हिस्सा बनने के लिए और इस विजय के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। पूरा देश खुश है, सिर्फ विपक्ष नहीं। विपक्ष तभी खुश होगा जब देश खुश होगा। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा। ये जो सुंदरकांड की एक चौपाई थी वो आप देखिए, 20 तारीख के आंदोलन के बाद से लगातार जो आंदोलन हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि सुरसा की तरीके से इस सरकार ने अपना तानाशाह का जो मुंह बनाया था, जो अहंकार था रावण का, और रावण के अहंकार का कारण था नाभि, जिसमें अमृत छुपा हुआ था। इन देश के जवानों ने उस नाभि पर प्रहार किया है और वो भी पशु पशास्त्र से सुखा दिया और पहला विकेट गिर गया। ये देश का जो पहला विकेट गिरा है, इस देश में दो बड़ी शक्तियां हैं। एक हमारे जवान जो हमारी युवा शक्ति है, और दूसरा किसान। आपने देखा होगा कि इससे पूर्व में 750 किसानों की शहादत लेने के बाद प्रधानमंत्री जी का जो रावण का दंभ था वो चूर हुआ था, और जो 3 काले कानून उन्होंने देश हित में, किसानों के हित में लाए थे, वो किसानों के हित में और देश के हित में ही वापस ले लिए, और दोनों ही बातें उन्होंने कही। ठीक आज भी उसी तरीके से इन युवाओं ने उन्हें बैकफुट पर ढकेल करके उनके अहंकार को तोड़ने का काम किया है, और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश की डेमोक्रेसी की जीत है। ठीक है कपिल जी, हम अब प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी के अनुभव का फायदा लेते हैं। उन्होंने जितना लिखा है, जितनी चीजों को देखा है, क्योंकि मीडिया का रोल तो बहुत अहम है। मतलब ये बात मैं मीडिया का होने के नाते कह रहा हूं, लेकिन ये बात अलग है कि मीडिया को भी तरह तरह की बातें, ताने उलाने सुनने पड़ जाते हैं। आप दोनों लोग एक साथ मुस्कुराए, अरे भाई ऐसा मत कीजिए, हम लोग भी आप लोगों के बीच के ही हैं, है ना। अच्छा अशोक जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा हमें देखने में इधर आते आते आप तक समय लगा, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, हमें भी। प्रमोद जी मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल रखूंगा। एक चीज तो यह है कि जिस तरीके से यह आंदोलन हुआ और आंदोलन का जो नतीजा निकला, उसमें बात बार बार आ रही है सरकार के अहंकार, सरकार के अहंकार। भारत सरकार अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। इन बच्चों को भी और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी ये बात जानते हैं, भारत सरकार बहुत बड़ी चीज है, और भारत का प्रधानमंत्री उससे भी बड़ी चीज है। आज मोदी है, कल कोई और था, कल कोई परसों और होगा। तो भारत और भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार, इसका एक पूरा इकबाल है, दुनिया में है, देश में है। वो झुका, उसको झुकाने का काम किया हमारे नौजवानों ने। अब यहां से सवाल पैदा होता है, अब यहां से सवाल पैदा हो रहा है प्रमोद जी, कि हमारे देश की जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, जिनका काम ही यह है कि वो सरकार से जवाब लें, संसद के बाहर भी और अंदर भी, इस जगह पर एक ऐसे समूह की आवश्यकता पड़ी है इस लोकतंत्र में, जो अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र से गुजर रहा है। और यह आंदोलन इस तरीके का रहा है जिसमें अभी हमारे सामने कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें ये पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं, इसका इशारा मिलता। उनकी एक डिमांड थी, उन्होंने किया, टाटा बाय बाय नमस्ते हो गया है। 2010 में जो अन्ना आंदोलन था, वहां पर एक पार्टी उपज गई थी, आम आदमी पार्टी, और वो पॉलिटिक्स में है। तो ये सिनेरियो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर आए, काम किया और चले गए हैं, बाकी की पॉलिटिक्स इन्हीं के ऊपर छोड़ी है जो बैठे हैं। शेखर जी देखिए, इस 2 उदाहरण आप ले लीजिए। जब भी केंद्र की सत्ता
चाहे वो शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री या कोई भी हो, जब वो संविधान, देश के जनमानस की अवहेलना जब भी हुई है, तो मैं समझता हूं कि दो घटनाक्रम, इसमें ये दूसरा घटनाक्रम आज हुआ या 20 तारीख से शुरू हुआ। जेपी आंदोलन भी युवाओं की देन थी, युवा का ही संघर्ष था, और वो भी लड़ाई जो है वो शीर्ष या प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान को लेकर ही था। और शायद वो जो इमरजेंसी थी वो भी जनता या लोकतंत्र के ऊपर एक मतलब सीधा सा लोकतंत्र को कमजोर करने वाला एक उपक्रम था। देश की जनता निकली, और विशेष रूप से देश की जनता तो नहीं, युवा की उसमें बड़ी अहम भागीदारी रही है। और दूसरा घटनाक्रम ये है, हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि अन्ना के आंदोलन में भी युवाओं की हिस्सेदारी रही है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल बात में बहुत सा हो गया, और हालांकि उसमें भी फिर पॉलिटिकल लोग बाद में जुड़ गए। जेपी को छोड़ के ये जेपी ने शुरू किया था, युवाओं का आह्वान किया था, और तब युवा सड़क पर उतरे थे और उन्होंने सत्ता पलट दी थी। अन्ना के आंदोलन में भी सत्ता पलटी गई। अब ये आंदोलन हुआ है, इसका क्या होगा, सत्ता पलटेगी कि नहीं पलटेगी, युवा का क्या रुख होगा, ये देखने की बात होगी, ये आगे पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि जब भी इसका अगर लबो लुआब लें शेखर जी, तो यही है कि जब शीर्ष पे बैठे लोग अगर कहीं तानाशाही करने लगते हैं, जनता की अवज्ञा करने लगते हैं, या ये समझने लगते हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारा सिस्टम हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, तो फिर ये एक 10-12 वर्ष के बाद ये जनता के रोष का परिणाम है जो युवा के रूप में दिखाई दिया। ठीक है प्रमोद जी, ये बात जो आपने, ठीक बिल्कुल इसी जगह पे रुके, मैं यही चीज सुनना चाह रहा था। सरकार ये तो चाहती, मतलब सरकार के अंदर ये भाव कि जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा। अब यहीं पे सवाल पैदा होता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी या XYZ कोई भी ये चाहता होगा कि पर्चा लीक हो जाए? क्या वो ये चाहेगा कि ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाए? क्या वो ये चाहेगा कि देश में उपद्रव हो जाए? क्या वो इस तरीके के आंदोलनों के लिए बैठा हुआ है? ये भी चीज यहां पर सवाल के रूप में रखना जरूरी है। क्या वो चाहते थे कि परीक्षा लीक हो? शेखर जी आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, लेकिन ये भी उतना ही कड़वा सच है कि ये बगैर गवर्नमेंट की मुंह या अनदेखी का दुष्परिणाम भी है। उसके लिए सत्ता को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। वो चाहती नहीं है कि वो ये नहीं चाहती कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगें, लेकिन भ्रष्टाचार होता है, और या उसमें ये ट्रेन एक्सीडेंट कोई नहीं चाहता है, लेकिन खामियां रहती हैं और एक्सीडेंट होता है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, 50 लोग मर जाते हैं, और तब नैतिकता सामने आती है कि आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप शेखर जी कंसल्टिंग एडिटर हैं इस समय, इस टीम को जो हम लोग बैठे हैं इस टीम को हेड कर रहे हैं। एंकर मान लीजिए, एडिटर मान लीजिए, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, एडिटर रहा हूं। ठीक बात है। तो ये अगर आपकी ये डिबेट ड्रिल करती है या वो रास्ते से भटकती है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है कपीश जी, रत्ना जी, अशोक जी, या मैं जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। वो तो मैं बार बार झुक झुक के सबसे कहता रहता हूं, भैया इनको बोल लेने दीजिए, लेने, हाँ वो तो करता रहता हूं मैं। नहीं, मैं यही बात कह रहा। तो वही नैतिकता जो है वो प्रधानमंत्री की। अभी हमारे अशोक जी ने एक बात कही, थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पर जरूर एक शब्द बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल उन्होंने कहा कि स्वतः निर्णय धर्मेंद्र जी ने लिया। भाई स्वतः निर्णय अगर धर्मेंद्र, मतलब कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची जो स्वतः निर्णय ले सके। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है जो स्वतः निर्णय ले लेंगे? और अगर स्वतः निर्णय लेना ही था और स्वतः निर्णय की इतनी नैतिकता थी,
तो कम से कम 152 बार पेपर लीक हुए, 191 बार में दे देते, 92 की नौबत ही नहीं आती। तब नैतिकता कहां चली गई? ये स्वतंत्र निर्णय कहां चला गया? ये बेईमानी है, ये राजनीति है। और देश राजनीति करें, लेकिन राजनीति विपक्ष के साथ करें, देश की जनता के साथ नहीं करें। स्थिति ये पैदा हो गई, देश की जनता के साथ राजनीति होने लगी, ये उसके दुष्परिणाम है। ठीक बात है प्रमोद जी ने। दूसरी बात, हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट जरूर कह दूं। ये दूसरी बात ये है कि इंदिरा जी ने जब ये इमरजेंसी की बात हुई, उसको कांग्रेस के लोगों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हमारी गलती थी और उसके हमें दुष्परिणाम भोगने पड़े। ये गलती ऐसा नहीं है, मतलब ये 150 बार अगर पर्चे लीक हो रहे हैं और मतलब 25 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जनता सड़कों पर है, उनके ऊपर गोली चल रही है, लाठी चल रही है, और ये कहा जाए कि भाई प्रधानमंत्री तो जो युवाओं के नेता हैं, युवाओं के शुभचिंतक हैं, प्रीति रखते हैं, तो अगर प्रीति रखते हैं तो फिर लाठी डंडे और ये गोलियां क्यों चल रही हैं? ठीक बात है बयान क्यों हो रहा है? ठीक बात है, आपने जो पॉइंट रेज किए हैं, इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना भी जरूरी है, वरना समय फिर कम पड़ जाएगा। अशोक जी, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, और प्रमोद जी ने जो बात कही है वो तो मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज जितनी है उन सब के लिए बहुत अच्छी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में आप लोग राजनीति करें, वो आपका काम है, एक दूसरे के साथ में राजनीति करें, लेकिन जनता के साथ में अगर राजनीति करने लगेंगे और जनता को यह बात समझ में आ जाएगी तो फिर इसी तरीके की स्थिति बनेगी जैसी जंतर मंतर पर बनी है। बड़ी चीज जो यहां पर मार्के की है वो ये है कि वो स्वतः दिया नहीं दिया वो चलो ठीक है, अब तो निकल गई वो बात, गए धर्मेंद्र प्रधान गए। सवाल इस बात का है कि जो कुछ आप 27 जुलाई को एक सख्त कानून के रूप में फिर से लेकर आ रहे हैं, 2024 में भी लाए थे, पीएम ने भी अपने जो अभी सोशल मीडिया पे लाइव दिए हैं उसमें भी ये बात कही है। सवाल यह कि आप कानून कितना भी सख्त बना लें, हमारे देश में हर चीज के लिए कानून है, इंप्लीमेंट नहीं होता है, अगर फिर भी लीकेज होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है तो सरकार की ही ना। क्या 24 में कानून नहीं बनाया था आपने? बिल्कुल बनाया था, लेकिन उसका किया क्या? मैं बोलूं? जी जी। देखिए शेखर जी, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके पूरे एपिसोड में कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है और आपने सबको बोलने का पूरा समय दिया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बोले आप बोले। मेरे जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी रत्ना पांडे जी, उन्होंने ये बात कहा कि आज हमें पता लगा कि देश में गांधी जिंदा है। अगर अच्छा होता ये कहे होते कि आज मुझे पता लगा कि महात्मा गांधी के विचार जिंदा है तो ठीक है, मुझे लगता है इनको जाके बड़ी दिक्कत होगी कांग्रेस हेडक्वार्टर में। इनको आज पता लगा कि गांधी जिंदा है तो ये राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये कौन से वाले गांधी हैं? ये क्या मृत सैया पे लेटे हुए थे या आज ही जिंदा हुए? अब आपने अभी आपने जो बात कही अब नहीं रोक पाएंगे। यहाँ से कहना अनिवार्य हो जाता है कि बीजेपी अत्यधिक संकीर्ण और संगठित दिक्कत है। मैंने बोला था कि अब आप बोलिएगा बहन जी, कहाँ रोक पाएंगे? रत्ना जी इस पर चुप भी नहीं होंगी हमारे कहने से आसानी से। मोदी जी सारे मोदी क्यों चोर हैं? आपने मेरे नेता पे कोर्ट केस कर दिया था। इनके नेता कल चैनल पे ये कह रहे थे कि जो सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट लग रहा है। मैंने एक शब्द क्या बोल दिया, इन्हीं का बोला कि इनको करंट लग गया। ये आप क्या होता होगा? गांधी नहीं, ये करंट आपको नहीं लगना चाहिए। अरे भाई ठीक है, अच्छा सही से चल रहा है, ठीक है रत्ना जी और अशोक जी, ठीक है रत्ना जी और अशोक मेरे पास ठीक है। अब मैं आप दोनों लोगों से अभी थोड़ी देर आप लोग विश्राम कर लें क्योंकि मुझे पता है अब जो पिन आपने मारी। अशोक जी अब कहां आपने अपना समय, ऐसी बात आप कर देंगे तो कहां कौन किसको चुप कराएगा? फिर भी आप लोग मेरे सम्मान में थोड़ी देर, अभी मैं कपिल जी के पास जा रहा हूं। अरे भाई मुझे सरकार, मेरी डिबेट को ऐसे ना करिए, जिस बात की तारीफ की उसी को लंपट कर देंगे आप तब तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। हमें भी जवाब देना होता है, ऐसी बात नहीं है। कपिल जी थोड़ा सा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बेकार में उलझने क्या बात जनता तक जाए। कपिल जी ये समझना चाहेंगे कि नया कानून ले आओ, कुछ भी ले आए,
दिक्कत इस बात से कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें जिस तरीके का डिरेलमेंट है वैसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में या प्रदेशों में कानून तो हर चीज के लिए है, लेकिन घटनाएं तो रोज हो रही हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे यहां पर्चा लीक की प्रक्रिया को रोक देगा? ऐसा संभव है कहीं? या आप इसको यह कह दीजिए कि सरकार अगर नया कानून ले आएगी तो अपने आप रुक जाएंगे? कहां रुक जाएंगे? करना क्या चाहिए? देखिए शेखर भाई, अगर इस समस्या के पीछे जाएं तो हम एक बात कह सकते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। ये कश्ती है लोकतंत्र की और ये पानी है लज्जा और अनुशासन का। अगर लोकतंत्र की कश्ती को डुबाने वाला यानी बागवान जो है वही बाग को लूटने लगे तो फिर आप बताओ ना कि कैसे बाग बचेगा। 152 बार अगर नीट का तमाम परीक्षाएं, नीट की जिसमें 3 बार परीक्षाएं लीक हुई और उस समय कानून भी बना और हमारे शिक्षा मंत्री ने इनकॉम्पिटेंट होने के बाद भी इन्होंने 14 सालों में नहीं हुआ है। 14 सालों में आप ही बोल लीजिए, अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, आप बोल लीजिए पहले। नहीं, मैं तो आप बोल लीजिए। बोल लेंगे तो मैं तो टोकूंगा ना, जो आप मेरे बीच में टोकेंगे इनको बोल लीजिए, हम फिर बोलेंगे। अब सवाल रखिए, आप कपिल जी से जवाब शेखर जी, अशोक भाई आप मैं सवाल नहीं रखा हूं। अशोक जी अपना सवाल रखें आप। एक सेकंड कपिल जी रुकिए। गोली चलाते थे वो आज कम से कम रावण की नाभि की चर्चा कर रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज ये प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के बोल रहे हैं वो भी आज इनके मुंह से अगर लफ्ज से जीवा पे राम बैठे हैं तो ये भी भारतीय जनता पार्टी ने इनके जीव पे राम बैठाने का काम किया है। चलिए ठीक है, मतलब रामचंद्र जी भी कुछ कर रहे होंगे, मैं तो ये भी सोच रहा था। ठीक है कपिल जी, अब आप अपनी बात रख दीजिए। ये बता रहे थे कि भगवान श्री राम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम, क्योंकि इन्होंने ही नारा दिया था उंगली पकड़ा के मोदी। ये बात तो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हम राम लेकर के आए हैं। धैर्य रखिए अशोक भाई, आप पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं और प्रबुद्ध हैं। अभी आप तारीफ कर रहे थे जिस बात की, उसी को आप तोड़ रहे हैं। रूल जो बनाता है वही तोड़ता है। वो तो आपने शुरू किया ना भैया। मेरा जो समय था कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आपके पास समय लेकर के आऊंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अशोक जी आप पर्सन हैं। कांग्रेस वाले ही ले जाएंगे। नहीं, और हमने पहले वर्षे हटाइए, ये वर्षे हटाइए पहले। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र ने ही कानून बनाया था, वो कानून तोड़ रहे हैं। खैर मैं एक बात कह रहा हूं कि भगवान श्री राम को लाने का उंगली पकड़ा चला के ला रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उसके बाद वो जो लाए थे वही लुटेरे निकल गए राम रतन के। वो आपके सामने है, मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा की है ये मजबूरी। चलो ठीक है, वो भी जनता डिसाइड कर देगी। मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र लाज से चलता है। लोकतंत्र में के अंदर अशोक जी ऐसे नहीं, प्लीज मैं आने दीजिए, वरना अभी फिर रत्ना जी के पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा। फिर भैया आप अपनी, कपिल जी आप प्लीज बात पूरी करते हैं अपनी। देखिए लोकतंत्र लाज से चलता है और ये लाज तब होती है जब देश का संविधान और देश की इंस्टीट्यूशन से ऊपर कोई व्यक्ति ना होने पाए। ठीक है। और जब कोई नॉन बायोलॉजिकल हो जाएगा, जब सारे संस्थान लूट लिए जाएंगे, उनकी चूल्हे हिला दी जाएंगी, तो ये तानाशाह की ओर देश बढ़ जाता है और वही हुआ है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि ये देश के जो जनता है, जो देश की युवा जनता है, जो हमारे किसान हैं, वो ऐसी तानाशाह सरकार को नष्ट नाबूद कर देंगे, क्योंकि अभी अहंकार टूटा है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है रत्ना जी। जी मोदी जी ने जो नए संशोधन के साथ नया कानून लाने की बात की है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 भी लाए थे जो चला ही नहीं पाए। अब मैं ये कहूंगी सिर्फ 2 लाइन में, अमल करने से होगा, बनाने से थोड़ी, निशाना आंख से लगता है, तीर से थोड़ी। ये फिर सारी अगर पूरा प्रोसेस सिर्फ इस्तीफे को ही अपना बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलता है ना बीजेपी में, मास्टर स्ट्रोक मान के बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। सिस्टम से लीकेज हटानी है
और ये भी कह के अगर ये छूटना चाहें कि बहुत पुराने समय से, कांग्रेस के समय से होती आई है, तो फिर ये बेवकूफी की बात होगी। क्योंकि अगर मेरी बीमारी 10 साल पुरानी भी है तो आज नए तकनीक, नए विज्ञान की नई औषधियों से मैं लाभ लूंगी कि नहीं? अगर मैं अपनी बीमारी ठीक करने का लाभ लूंगी तो सिस्टम की बीमारी भी नए विज्ञान, नए तकनीक और नए तरीके से होनी चाहिए। ये कोसने का विषय नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा था जिसे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके लिए शिक्षा कुछ नहीं, और आपने प्रश्न किया था उसका छोटा सा उत्तर दूंगी कि भारत देश है जो ऑटोनॉमस बॉडी है। उसके बाद आती है सरकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैन रूल एंड कैन गवर्न प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक से इलेक्टेड है फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। यहां ये उल्टा हुआ 2014 में कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को मिला के प्रधानमंत्री मतलब देश बना दिया गया। देश प्रधानमंत्री नहीं है और आज भी झुकी है तो साफ नरेंद्र मोदी जी के अहंकार की झुकी है। 38 दिन से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री के जो अभिमान है उसका अभिशाप मेरे देश के बच्चों ने भुगता है, अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। तो इन्हें सुधारना होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है, पूरा संविधान जनता के फोकस में रख के लिखा गया है। जनता की सुननी पड़ेगी, संवाद ही रास्ता है और संवाद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जितना नियम बना ले। 2024 का अभी तो परसों इन्होंने कहा फास्ट ट्रैक, उसी दिन सीबीआई ने क्या कहा, संजीव मुखिया जो 2024 का मुख्य सरगना पकड़ के मास्टर स्ट्रोक चलाए थे वो तो पेपर लीक में शामिल ही नहीं था। आप कौन सा फास्ट ट्रैक उसको पकड़ लेगा? ठीक है, ठीक है, हम मुद्दों पे नहीं जाते। एक बात राहुल गांधी जी ने कही है, बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी, मैं सवाल उसी पे लेकर के आ रहा हूं। राहुल गांधी का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर, मतलब जिन छात्रों ने ये आंदोलन जीता है वो फ्यूचर है इस देश का, और प्रधानमंत्री मोदी पास्ट हैं। दूसरा बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से आया है कि डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन। आप समझ रहे हैं कि आपके यहां जिस चीज की ओर, चाहे वो राहुल गांधी की आप ना माने तो मोहन भागवत की मान लें, कहीं संवादहीनता है। आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? शेखर जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। देखिए, थोड़ा ही बचा है भैया। प्रमोद जी भी बोल रहे हैं, प्रमोद जी, कपिश जी और हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही है। मुझे जवाब देने के लिए कम से कम इतना समय दीजिएगा जिससे कि मैं भी समझूं कि भाई मेरे साथ भी न्याय हो रहा है। अब चूंकि ठीक है, आज ये लोग ज्यादा खुश हैं तो इनका समय ज्यादा है, और चूंकि जिम्मेदार पार्टी के तरफ से मांगा तो मुझे भी जवाब देंगे। अरे अब आप अपनी बात रखिए मेरे भाई। अशोक जी, आप अपनी बात रखिए। 30 सेकंड तो यूं चले गए। मुझे तो प्रमोद जी की अशोक जी, लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं वो सही हुई हैं, आपको भी खुश होना चाहिए। भाई कौन नाराज है? कोई नहीं नाराज है। मोदी जी, ओहो मेरी बात समझिए, ना नरेंद्र मोदी बुरे हैं ना अमित शाह बुरे हैं। अशोक जी बात समझिए आप। सवाल इस बात का है कि अगर किसी जगह पर मामला फंस गया तो उसको कैसे निपटा जाए? बोलते आए नहीं, हम तो ये बोलते आए हैं कि क्या हार में क्या जीत में, कचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई वो नहीं है। अरे ये भी सही वो भी सही, चक्कर में निपट गए प्रधान। नहीं, अरे इसमें क्या निपट गया भैया? आज लोग जिसने हमको सरकार में बैठाया युवाओं ने, पर्चा लीक हो तो भी सही, पर्चा ना लीक हो तो भी सही। ये इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, शेखर जी आप मेरी बात कर लीजिए। देखने से मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। अभी प्रमोद गोस्वामी जी ने जो बात कही है, उन्होंने बड़ा गंभीर कहा 1975 और 70 के दशक का, कि भाई जयप्रकाश नारायण जी का भी एक आंदोलन हुआ था। बैलेंस कर रहे थे। उसमें तानाशाही उस समय की प्रधानमंत्री थी, जो अभी डॉक्टर साहब बोल रही हैं, इनकी इंदिरा गांधी थी, जिनको कोर्ट के आदेश के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ रही थी, और छोड़ी भी तो इमरजेंसी लगाया, और इमरजेंसी के साथ से सारे विरोधियों को जेल में बंद कर दिया। आज आपने एक मिनिस्टर के खिलाफ देश के 20-30-50,000 युवा आए तो हमने उनके मान रखते हुए हमने इनसे इस्तीफा लिया। ठीक है। अशोक जी, आपने जी जो कह रही थी कि तीर से निशाना नहीं लगता, आंख से लगता है, तो अब समझ में आया कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बैठ के आंख से कैसे निशाना लगाया था। चलिए ठीक है, हम समझ गए कांग्रेस के निशाने लगाते हैं। ठीक है प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रत्ना जी, और आंख के निशाने का फर्क
वो जिस ठीक- दिन समझ जाओगे भाई मेरे, आदमी बन जाओगे। सब समझ रहे हैं उस चीज जिस को दिन ये प्रमोद जी। फर्क समझ जाओगे कि निशाना और आंख मारने में कितना फर्क है, उस दिन आदमी बन जाओगे। अपने घर की महिला से पूछ लेना, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, कि आंख मारने और आंख के निशाने में क्या फर्क है। ठीक है, तब तक चैनल के आगे अर्थ का अनर्थ मत निकाला करो, दुर्बुद्धि रत्ना जी कहते हैं इसको। मुझे एक सवाल प्रमोद जी से ले लेने दीजिए। अशोक जी अब आप भी रुक जाइए वरना मुझे आवाज रुकवानी पड़ेगी। एक सेकंड प्रमोद जी, मेरा सवाल चर्चा के आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। मैं ये चीज समझना चाहूंगा कि देखिए जो चीज अभी सामने आई है, जो बात अभी सामने आई कि जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति राजनीतिक दलों में होनी चाहिए। मैं तुम्हारी बातों को पकड़ूंगा, तुम हमारी बातों को पकड़ो, यही हो रहा है और यही होगा संसद में भी। संसद में भी यही होगा। 27 का नजारा आज हमें इस डिबेट से समझ में आ रहा है, क्योंकि जब एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं तो उसमें कुछ बहुत बड़ी कंक्रीट निकलने की उम्मीद नहीं होती है। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो प्रेशर ग्रुप, इसको आप प्रेशर ग्रुप मान लीजिए, जो छात्रों का आंदोलन था, ये बिल्कुल अलग तरीके का। ना तो अभी इसने अपनी पॉलिटिक्स की मंशा जाहिर की है, ना कुछ क्या। इसने एक मामला उठाया, इनका इस्तीफा लो और कानून सख्त बनाओ, ऐसा ऐसा करके, और वो अपना काम करके चला गया। अब ये जिस तरीके की चीज है, इसमें आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक इंडिकेशन है। कभी ना कभी कोई ना कोई सरकार में आएगा ही आएगा। कभी कपीश जी आएंगे, कभी रत्ना जी, कभी आज अशोक जी हैं। ये स्थिति जो है, मतलब यहां से एक पॉलिटिक्स का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। वो जेपी का आंदोलन एक दौर था, अन्ना का आंदोलन एक दौर था। 2026 जहां हम आज खड़े हैं, वहां से हम कुछ और ही देखने जा रहे हैं। शेखर जी देखिए, इसमें जो आपने एक बात कही, आज मंच से जब ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो दीपके जी ने एक बात कही, इसको किसी ने हम आज की डिबेट में नहीं हुए बहुत गंभीर बात कही है, वो संकेतों में हो या स्पष्ट हो। उन्होंने ये कहा कि ये तो पहला इस्तीफा है, विकेट शब्द का प्रयोग किया कि गिरा है, ये अभी शुरुआत है। इसको इन्वर्टेड कामास में समझने की कोशिश करिए। ठीक बात है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, या युवा के मन में क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। ये अपने आप में इसका जवाब है जो आपने सवाल पूछा। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी ने डिबेटों में बार बार ये बात कही थी कि इस गवर्नमेंट में इस्तीफे नहीं होते हैं, इसका भी जवाब मंच से दिया गया। इसको संकेतों में उन्होंने जो बात कही है बहुत सीधी कही, इसको समझने की शेखर जी जरूरत है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस्तीफे इस सरकार में होते हैं कि नहीं होते हैं ये आप जाने, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब आने वाले समय में चीजें जन सरोकारों से होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम जंतर मंतर पर दिखाई देंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि ये कहने का मतलब रहा होगा। यही चाहता था कि आज हमारी चर्चा आखिर में जब पहुंचे तो कम से कम इस बिंदु तक पहुंच जाए। मैं बहुत देर तक इस बात का इंतजार करता रहा। कपिल जी, अब मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इतनी बात, अशोक जी आप मेरे ख्याल से ठीक है वो इस्तीफे की बात, लेकिन शेखर वार्ता में अक्सर बहुत कंक्रीट चीज निकल करके जाती है। मैं 27 का जिक्र कर रहा था, मतलब ये 27 जुलाई की बात कर रहा हूं, 2027 की नहीं। 27 जुलाई को जो आप बिल लेकर के आ रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, अच्छा है, लेके आना चाहिए। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि ये जिस तरीके से छात्र आए और अपना काम निपटा करके चले गए हैं, ये फिर आएंगे और ये फिर एक नया काम बताएंगे आपको। उस काम को करने के बाद फिर एक काम बताएंगे। अभी मामला गया है पलट, और ये केवल बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है, अक्रॉस द नेशन है ये राज्यों में भी होगा। 16 घंटे काम करने वाले लोग हैं हम। अरे काम का ये 20 दिन में बैठ करके मंत्री पी गए, तभी हम काम कर रहे हैं। अशोक जी आप बात समझिए, ये ठीक है, आप बात समझिए मेरी। कपिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड ठीक है। देखिए एक लाइन में कह रहा हूं, संघे शक्ति कलयुगे।
संघे शक्ति कलयुगे। और ये जो नौजवानों की, ये गार्जियंस की, ये जंजीद और अल्फा की, और ये जो विपक्ष की एकता थी, जिसके कारण ये घमंडी सरकार गिरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पहला मेरे इस्तीफा गिरा साथ है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए अशोक जी, रत्ना जी, कपीश जी और प्रमोद जी। जिस तरीके का ये आंदोलन खड़ा होने के बाद जिस तरीके का नतीजा लेकर के विदा हुआ, ये भारतीय राजनीति में एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट साफ साफ नजर आ रहा है। शेखर वार्ता में इस बात को मैं बहुत ही भरोसे के साथ में कह रहा हूं कि अगर सरकार ने अपनी रणनीति को नहीं बदला या अपनी राजनीति को और बेहतर नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे आज जंतर मंतर से गए हैं, अब उनको ये समझ में आ गया है कि तरीका क्या है। कल की डेट में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की स्थिति वो कर सकते हैं, इस बात का इशारा वो दे करके गए हैं। क्योंकि जब मन बढ़ता है, जिस उम्र में वो हैं, इस बात को भी समझिए, जिस उम्र में ये नौजवान हैं, इनका मन जब बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत होती है। और कंट्रोल करने के लिए भागे भागे कई मां बाप दिल्ली के जंतर मंतर में अपने बच्चों को ढूंढते हुए दिखाई दिए। लिहाजा सरकार इस बात को समझे, क्योंकि सबसे बड़ी गार्जियन भी सरकार ही है। जो विपक्ष है वो भी इस बात को समझे, क्योंकि ये गार्जियन वो भी है, ये बच्चे देश के ही हैं और आप सब गार्जियन है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लिहाजा केवल एक सरकार को गिराने या बचाने के फेर में ही नहीं, इस बात को समझिए कि ये जो जनरेशन है ये किस तरीके से एक्ट कर रही है और इसको किस तरीके से सही दिशा में रखना है। वरना अड़ोस पड़ोस इस बात का गवाह है कि जला करके तबाह करके पूरा बैठ गए हैं। यह अच्छी बात है कि इन्होंने एक इंडिकेशन दिया, कहना मान करके चले गए वापस, लेकिन लौटेंगे। कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, किस मुद्दे के साथ में लौटेंगे और तब क्या होगा, इसकी चिंता गार्जियन को करनी है। आज गार्जियन कौन है, ये या ये? गार्जियन वो हर राजनीतिक दल है जो भारत की राजनीति में अपना हिस्सा खोज रहा है। नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। जब मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई। अहंकार और पाखंड के इस सम्मिश्रण को जमीन पे धूल चटाने इस पीढ़ी ने काम किया है।